तो गाइस लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी एब्स्ट्रैक्शन की, ठीक है? एब्स्ट्रैक्शन में हमने आपको 2 चीज़ें समझाई थी, फुली एब्स्ट्रैक्शन, है ना? एंड पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। एक इंटरफ़ेस के थ्रू हुआ था, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हुआ था। एंड ऊप्स हम लोग का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है? तो एक कुछ टॉपिक बचा हुआ है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। सर, कल का जो डाउट था उसको डिस्कस कर ले सकते हैं। हाँ, वो हम लोग बाद में लास्ट में कर लेंगे, ठीक है? एक्चुअली अगर पहले डिस्कस कर लिया जाए, कल कल हमने एक सवाल पूछा था, एक डाउट हमने आपको दिया था। अ, सवाल क्या था यार थोड़ा याद दिलाओ? कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट सर था। जो उसमें प्रोटेक्टेड हाँ, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर हमने एक बना दिया था प्रोटेक्टेड मेथड। अब सवाल ये था कि प्रोटेक्टेड मेथड अगर हम यहाँ बनाए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? तो देखो इसका जवाब ये था कि अगर आपके पास प्रोटेक्टेड मेथड है, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट है तो आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। ज़ाहिर-सी बात है कि भाई आपको इसको इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा इसको, है ना? इम्प्लीमेंट तो आपको सर एक्सटेंड करना पड़ेगा ना वही मतलब इम्प्लीमेंट मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास। देना, इम्प्लीमेंट्स नहीं लिखा हूँ मैं, हाँ कीवर्ड की हाँ बात हाँ नहीं कर रहा हूँ। एक हाँ हाँ वर्ड की इम्प्लीमेंट आप करोगे इस मेथड को, ठीक है? एक्सटेंड्स करके इम्प्लीमेंट किया आपने। तो जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे एक्सटेंड्स करके, तो आप इसके मेथड की बॉडी प्रोवाइड करोगे, ठीक है? आप इसके मेथड की बॉडी प्रोवाइड करोगे। अब ये जो मेथड की बॉडी है, आप कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं। विदिन द पैकेज भी कर सकते हैं एंड आउटसाइड द पैकेज भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रोटेक्टेड आउटसाइड द पैकेज जाता है कि नहीं जाता है? जाता है सर, लेकिन सब क्लास एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भाई हम करेंगे ना एक्सटेंड टू टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेथड, नहीं करेंगे? एक्चुअल में क्या है कि प्रोटेक्ट करेंगे सर। हाँ, तो आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, आप उसको अगर कॉल कर रहे हैं तो बस कॉलिंग के दौरान ये ध्यान देंगे कि कॉल अब ये सेम पैकेज से ही होगा, पैकेज के बाहर से ये मेथड कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपाइल टाइम पे चेकिंग कहाँ होती है? हाँ भाई। सर ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास पे। हाँ, तो अगर कंपाइल टाइम मैंने आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए सवाल पूछा था कि कंपाइल टाइम पे अगर चेकिंग यहाँ पे होती है, तो हम बेसिकली जो इस मेथड को कॉल कर रहे थे, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड थी? हुँ? नहीं सर। लॉन्च, हम तो लॉन्च में कर रहे थे, अगर वो चाइल्ड होती तब भी नहीं होता। हम तो लॉन्च में कर रहे थे, तो लॉन्च में जब हम ये लिखेंगे ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम मान लो एक्स है, तो हम लिखेंगे ना कि हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स एक्स इज़ इक्वल टू न्यू, इसकी इम्प्लीमेंटेशन मान लो y है, तो लिखा न्यू y, ठीक है? तो मैं लिखूँगा एक्स डॉट मेथड है मान लो m, ऐसा। तो ये चेकिंग कंपाइल टाइम पे कहाँ होगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। चूँकि चेकिंग कंपाइल टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आपका मेथड आपका प्रोटेक्टेड है, तो ये जो चेकिंग है आप आउटसाइड द पैकेज करा ही नहीं सकते। आउटसाइड द पैकेज आप करा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपका जो ये मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको इम्प्लीमेंट्स भले कहीं भी किया जाए, लेकिन कॉल अगर पैकेज के बाहर किया जा रहा है तो मेक इट पब्लिक। अगर आपने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाया है मान लो कॉम डॉट मेन ऐप में सपोज़, और कॉल किया जा रहा है जो लॉन्च क्लास है वो है कॉम डॉट मेन ऐप 2 में, तो आप फिर इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते, आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा। अगर फिर भी आप प्रोटेक्टेड रखते हो, तो प्रोटेक्टेड रखने का मतलब ये है कि अगर पैकेज के बाहर से एक्सेस करना है तो वो जो भी वो क्लास होगी, फिर उस क्लास में एक न्यू इम्प्लीमेंटेशन आपको देना पड़ेगा। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट्स करोगे, इम्प्लीमेंटेशन दोगे और फिर उसको कॉल करोगे। आई बात समझ में?
हाँ भाई, नहीं आ रहे सर, क्या थोड़ा नहीं? सर कोड करके कोड कोड करके दिखा दो सर थोड़ा। अब बताइए क्या नहीं आ रहा तो हम बताएं ना। देखिए हर चीज़ कोड मत करवाइए, आप थोड़ा सा पहले सोचिए ना, दिमाग भी तो लगाइए। अगर लॉन्च का ये जो मेरा मेन मेथड है, लॉन्च के मेन मेथड में अगर हम कॉल कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग कल ही देख लिए थे कि कॉल नहीं हो रहा था। याद है कल का कोड? हाँ सर, हाँ सर। है ना? com.mainapp2 में तो कॉल तो नहीं हो रहा था। क्यों com.mainapp2 में कॉल नहीं हो रहा था? बताओ हमें। क्योंकि सर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरे पैकेज में थी। तो भाई जब दूसरे पैकेज में है तो प्रोटेक्टेड मेथड भाई पैकेज के बाहर कैसे एक्सेसिबल होगा? क्या प्रोटेक्टेड मेथड पैकेज के बाहर डायरेक्ट एक्सेसिबल होता है? नहीं सर। इसमें इतना भाई समस्या ही क्या बात है? जब डायरेक्ट एक्सेस होता ही नहीं है तो भाई इसीलिए तो एरर आ रहा था। नहीं सर, सर इसका जो सर पैकेज कह रहे हैं, इसको जो हम चलिए मतलब बताओ कहाँ हो आप? इतना डाउन नॉइस कहाँ से आ रहा है? पैकेज के बाहर क्या? मतलब इसको हम एक्सटेंड कर दे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, देन हम एक्सेस करने नहीं क्यों हाँ, नहीं कर सकते? चलिए मान लीजिए हम इसको ये कर लेते हैं। हमने ऐसा कर लिया कि लॉन्च एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अपनी जो भी उसका नाम है, ठीक है? एक्स नाम है, चलो कर दिया। तो एक्सटेंड करने से क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बताइए? जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं हमें क्या करना पड़ता है? सर उसका हम इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ता है। तो वही बात हो गई ना कि फिर आप वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं, एक न्यू इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हो, तो आपने उसके इम्प्लीमेंटेशन मेथड m1 की आपने बॉडी दे दी। अब यहाँ पे आपका स्टैटिक मेथड है, यहाँ पे आपका स्टैटिक मेथड है, ठीक है? जो कि डायरेक्ट चलेगा। और ये कौन सा है? इम्प्लीमेंटेड मेथड, राइट? अब स्टैटिक मेथड से इम्प्लीमेंटेड मेथड की डायरेक्ट कॉल हो जाएगा? क्या स्टैटिक से नॉन स्टैटिक कॉल होता है? नहीं नहीं सर। सर, इसका तो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? करना पड़ेगा। हाँ, तो न्यू लॉन्च डॉट m1 करना पड़ेगा। अभी समझ गए ना? ऐसे ये तरीके से होगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो देखो हर चीज़ ना, देखो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हर चीज़ को समझने के लिए इक्लिप्स के पास मत जाओ आप। जब तक आपका पेन पेपर पे कंसेप्ट सही नहीं होगा, इक्लिप्स के पास मत जाओ। क्योंकि इक्लिप्स करने से क्या है ना, हम अपना दिमाग नहीं चला रहे होते, हम इक्लिप्स के कंपाइलर के दिमाग से चल रहे होते हैं। इसीलिए थोड़ा-सा पेन पेपर अप्रोच में ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। कोई भी सवाल ऐसा हो ना तो पेन पेपर अप्रोच से दिमाग लगाइए कि कैसा हो सकता है ऐसा। तो आपको लगे कि नहीं मैंने अपने माइंड लेवल पे चीज़ों को सॉल्व कर दिया है, तो कन्फर्मेशन के लिए जाइए इक्लिप्स पे। कन्फर्मेशन के लिए। अभी आपको देखो पता है, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। हाँ, सही बात है भाई, एक्सटेंड करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को तो भाई उसकी बॉडी देनी पड़ेगी। अब उसकी बॉडी अगर हमने दे दिया तो मेन तो डायरेक्ट चलेगा, क्योंकि भाई जेवीएम तो हमारे मेन के अलावा किसी मेथड का ठेका तो लेता नहीं है। जेवीएम चलाएगा हमारे मेन को। अब आपको पता है कि भाई स्टैटिक से ये वाला मेथड कैसे कॉल। ये था इसका पूरा जवाब जो हमने कल पूछा था। ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना निरंजन? सर हाँ स्टैटिक सर। लगाएंगे तभी कॉल होगा। क्या क्या फिर से बोलिए? सर स्टैटिक लगाएंगे तभी कॉल होगा। कौन सा? ये स्टैटिक? यस सर। अरे ये मेन मेथड है गुरु, ये मेन मेथड है। मेन मेथड तो स्टैटिक होता है ना। यस सर। हाँ, तो जेवीएम आपके मेन को चलाएगा। अब मेन के अंदर से आप m1 को चला लेना ऑब्जेक्ट बना के। तो ये सीन था, ठीक है? कल का हमने आपने डाउट पूछा तो बंदे में बता दिया आप लोग को। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एसोसिएशन, ठीक है? एसोसिएशन एंड कंपोजिशन। ऊप्स जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ऊप्स में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है? मैं आप लोग को करीब 130 क्वेश्चन दूंगा, 130 से 140 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मतलब अब कहीं से पूछ दे तो बात अलग है, मत बोलना कि सर देखिए हमसे पूछ दिया। मतलब 99.9% केस में
उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है एसोसिएशन एंड कंपोजिशन। एसोसिएशन कंपोजिशन में घुसने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसोसिएशन कंपोजिशन एक रिलेशनशिप है। ये है क्या? एक रिलेशनशिप है। एसोसिएशन एंड कंपोजिशन दोनों ही एक रिलेशनशिप का नाम है। रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन टू सेपरेट क्लासेस। सेपरेट क्लासेस, दो सेपरेट क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। एक और रिलेशनशिप है जिसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। इससे पहले दो क्लासेस के बीच में हमने एक रिलेशनशिप देखी है, वो है इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं बिफोर वी हैव लर्नड व्हाट इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस भी क्या है? एक रिलेशनशिप है। बट किस टाइप की रिलेशनशिप है, कोई बताएगा? चाइल्ड और relationship. पेरेंट। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, या इसको बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस को हम लोग इज अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इज अ, क्यों इज अ बोलते हैं? सर क्योंकि उसको वो एक्शन करता है इसलिए। ठीक है, इज अ क्यों बोलते हैं? वाई इज अ? सर क्योंकि मतलब फॉर एग्जांपल हम व्हीकल, मतलब व्हीकल एक वो ब्लूप्रिंट हो गया, उसको मतलब उसका प्रॉपर्टीज हम कार में यूज करते हैं, बाकी मतलब सारे ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं सर, इसीलिए। इज अ क्यों है? कुछ और नाम क्यों नहीं है? हैज अ क्यों नहीं है? सर है जो कंपोजिशन है ना। ऐसा क्यों? कुछ होगा ना इसका रीजन, कि ऐसे मन में आया कि इसको इजे रख दें, इसको हैज है। भाई ग्रामर का पार्ट है, देखो सिंपल सी बात है कि एक मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एक कार नाम का इंटरफेस या क्लास है, कोई भी मान लो, ठीक है, चलो क्लास मान लो। इसकी एक चाइल्ड है BMW, ठीक है। इसकी एक चाइल्ड है थार, ठीक है। इसकी एक चाइल्ड है मान लो नैनो। तो हमने इनहेरिटेंस में आपको एक चीज़ बताई है कि जो पेरेंट होता है वो हमेशा अपने चाइल्ड टाइप का होता है। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया, चाइल्ड हमेशा अपने पेरेंट टाइप का होता है। लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल याद है? यस सर। तो जो लिस्को हमने बताया था आपको, लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग पेरेंट और चाइल्ड हमेशा रिलेटेबल होंगी। ऐसा नहीं है कि कार की चाइल्ड यहाँ पे आप बना दो लायन, कार की चाइल्ड आपने बना दिया टेबल, ऐसा नहीं। बन तो जाएगा लेकिन ये एक गलत पैटर्न कहलाएगा, ठीक है। तो लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल बोलता है कि भाई पेरेंट और चाइल्ड शुड बी रिलेटेड, शुड बिलोंग्स टू दी सेम कैटेगरी। तो हम कार लिए हैं तो नीचे भी कार ही होनी चाहिए, तो क्योंकि चाइल्ड हमेशा अपने पेरेंट टाइप की होती है। तो हम बोल सकते हैं कि BMW इज अ कार, सही है ना? BMW इज अ कार। यस सर। थार इज अ कार, नैनो इज अ कार। दैट इज वाई इसको इज अ रिलेशनशिप बोला जाता है, क्योंकि चाइल्ड हमेशा पेरेंट टाइप की होती है। तो भाई चाइल्ड ही मतलब चाइल्ड अपने पेरेंट के टाइप की होती है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई? चाइल्ड इज अ पेरेंट, खत्म काम। यहीं से आया एक इज अ रिलेशनशिप। तो इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशनशिप होता है, लेकिन इनहेरिटेंस के अलावा भी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं दो क्लास में। दो सेपरेट क्लास है। अब समझो, एक क्लास है ए छोड़ो, मैं एक क्लास ले लूँ एम्प्लॉय, ठीक है। और एक क्लास में ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं।
तो एक क्लास है मेरे पास एम्प्लॉय और एक क्लास है मान लो अकाउंट, ठीक है? एक है अकाउंट, एक और ले लेते हैं, एक है मेरे पास कार, ठीक है? 3 क्लास है। अब ज़रा दिमाग लगाना आप। एम्प्लॉयी के पास जो है कुछ डेटा है, वो डेटा क्या है भाई? एक मान लो एम्प्लॉयी की आईडी है, ठीक है? इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊँगा प्राइवेट इंट ईआईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ईनेम, स्ट्रिंग नहीं पढ़े हो तो मैं स्ट्रिंग यूज़ नहीं करूँगा, मैं एज कर लूँगा, ठीक है? देन सैलरी कर लूँगा, ठीक है? ये 3 डिटेल एम्प्लॉयी की है। अब एम्प्लॉयी के पास एक अकाउंट है, ठीक है? एम्प्लॉयी के पास एक अकाउंट है। उस अकाउंट की 4 इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम एंड आईएफएससी। तो वो चारों डिटेल हम यहाँ पे अगर मान लो बना देते हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, आईएफएससी, अगर मैं ऐसा बना देता, ठीक है? तो जब भी मैं एम्प्लॉय को क्रिएट करता, मुझे अकाउंट नंबर देना ही पड़ता, पहली चीज़, ठीक है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ़ अकाउंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि भाई देखो, एक ही क्लास है, एक ही क्लास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ़ील्ड हैं। तो मैं बाइंड करूँगा डेटा तो सातों डेटा ना बाइंड करूँगा कि 1-2 करूँगा? सातों सब सातों करूँगा। अगर मैंने ऊपर का 3 डेटा बाइंड किया तो 4 नल रह जाएगा, अगर नीचे का 4 किया तो ऊपर का 3 नल रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयी की डिटेल को और अकाउंट की डिटेल को क्या कर दिया, आपस में टाइटली कपल्ड कर दिया, टाइटली कपल्ड कर दिया, आपस में मिक्सअप कर दिया। अब अगर मैं इन फ़ील्ड्स को कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज़ करूँगा, अगर मैं डेटा बाइंडिंग करूँगा, तो डेटा बाइंडिंग के लिए शर्तियाँ मुझे 7 फ़ील्ड होनी चाहिए। मान लो आगे एम्प्लॉयी के पास कार भी है, तो कार का एक डेटा है, क्या है भाई? कार नंबर, कार नेम, ठीक है? कार मॉडल एंड कार परचेज़ डेट, ये 4 मान लो। कार कलर सर। हाँ, जो भी है, तो 4 डेट यहाँ भी है। अब एम्प्लॉयी कितने डेटा से भाई बाउंड हो गया? टोटल 3, 4, 4, तो 8 तो ये हो गया और 8 3 11 डेटा, 11 डेटा। तो जब भी मैं एम्प्लॉयी का डेटा स्टोर करूँगा, वी हैव टू पास 11 डिटेल्स। चलो ठीक है भाई, एम्प्लॉयी को जब भी हम इंसर्ट कर रहे हैं, मुझे डालना है भाई उसका अकाउंट नंबर और कार डालना है। अगर मेरे को भाई एम्प्लॉयी के साथ मुझे कार का डेटा मतलब एम्प्लॉयी की जो डिटेल है, एम्प्लॉयी की जो डिटेल्स हैं, वो 11 ही हैं। जब भी एम्प्लॉयी इंसर्ट किया जाएगा, तो ईआईडी, ईनेम से लेकर के अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम से लेकर के कार नंबर, कार नेम सब कुछ इंसर्ट करना ही है, तब तो ठीक है ना? अगर 11 डेटा डालना है तब तो ठीक है भाई, 11 फ़ील्ड। क्यों? हाँ सर, हाँ सर। 11 डेटा बाइंड करना है तो 11 फ़ील्ड तो बनानी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट एक और है। मान लो आपके पास एक और क्लास है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है, ठीक है? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के पास एक डेटा है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज। अब स्टूडेंट का भी तो अकाउंट होगा। तो अब यहाँ पे क्या मेरे पास कोई ऐसी क्लास है जिसके पास मैं अकाउंट स्टूडेंट का अकाउंट होल्ड कर सकता हूँ? क्या सेपरेट अकाउंट नहीं की सर। कोई क्लास है? कोई सेपरेट अकाउंट की क्लास नहीं है। तो मुझे स्टूडेंट के अकाउंट के लिए फिर से यहाँ अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, है ना, बैंक नेम और आईएफएससी बनाना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट के पास कार है तो कार नंबर, कार नेम, कार मॉडल और कार परचेज डेट यहाँ बनाना पड़ेगा। तो 8 जो ये डेटा है, वो तो वही हो गया जो 8 यहाँ है।
इसका मतलब कि हमने सेम फील्ड को मल्टीपल टाइम्स राइट किया, यस सर। है ना? तो इससे हमारा कोड कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कल को एक एम्प्लॉय है, कल को स्टूडेंट आया, कल को मैनेजर नाम की क्लास आई, परसों और भी एन नंबर ऑफ क्लासेस आई, और हर क्लास में अगर अकाउंट की डिटेल चाहिए हुई, कार की डिटेल चाहिए हुई, तो मेरे पास अकाउंट की और कार की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, कोई सेपरेट क्लास नहीं है, तो हमें हर जगह ये आठों डेटा बार-बार बनाना पड़ रहा है। प्रॉब्लम समझ में आई? यस सर। इसका सॉल्यूशन ही है एसोसिएशन। हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा हम इसका सॉल्यूशन एक्चुअली मॉड्यूलैरिटी है, एंड मॉड्यूलैरिटी के बाद एसोसिएशन है। देखो हम मॉड्यूलैरिटी अचीव करेंगे, हम बोलेंगे एम्प्लॉय तुम्हें अकाउंट की ज़रूरत है ना, तो एक काम करो, पहले हम एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बना लेंगे, उसमें सिर्फ एम्प्लॉय स्पेसिफिक डेटा रख देंगे, ईआईडी तो जो किसी और में हो ही नहीं सकता, ई नेम और ई एड्रेस है, मानो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ई सैलरी, ये 4 है, ठीक? ये एम्प्लॉय का डेटा है मान लो। अब इसके 4 के साथ अकाउंट की डिटेल इसको चाहिए, तो अकाउंट की डिटेल यहाँ नहीं बना के हम अलग से क्लास बनाएँगे, क्योंकि अकाउंट किसी और का भी हो सकता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एक बना लूँगा अकाउंट नाम की क्लास। अब ध्यान से समझना, यहाँ मैं बना लूँगा एक अकाउंट नाम की क्लास, ठीक है? एक अकाउंट नाम की क्लास, अकाउंट में रख दूँगा अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, देन बैंक नेम, एनआईएफएससी, ये रख दूँगा। तो अब मैं अकाउंट की डिटेल इसमें स्टोर कर सकता हूँ, एम्प्लॉय की डिटेल इसमें स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरे को एम्प्लॉय के अंदर ही अकाउंट की डिटेल चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे एक फील्ड बना सकता इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिए। हूँ। नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, प्राइवेट अकाउंट एसीसी, एक फील्ड ये बना दूँगा। बना सकते हैं ऐसा? हाँ सर, इसको बना के मेन क्लास से उसको कंस्ट्रक्टर से पास करना है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक वैल्यू जाएगी ईआईडी, एक वैल्यू जाएगी ई नेम, एक ई एड्रेस, एक ई सैलरी, और इस एसीसी में क्या जाएगा? सर इसका अकाउंट का ऑब्जेक्ट जाएगा सर। अकाउंट का ऑब्जेक्ट जाएगा, तो हम अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना करके इसमें डाल सकते। तो 2 क्लासेस बनाना ये हो गई मॉड्यूलैरिटी, ठीक है? अब हम कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले हम बनाएँगे न्यू अकाउंट, हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पहले बना लेंगे। अकाउंट एसीसी इज़ इक्वल टू न्यू अकाउंट, यानी इसमें अकाउंट यहाँ इसका कंस्ट्रक्टर होगा, तो अकाउंट नंबर मान लो कुछ भेज दिया, अकाउंट होल्डर नेम XYZ भेज दिया, स्ट्रिंग में भेज दे रहा हूँ, ठीक है? बैंक नेम कुछ भेज दिया XYZ1, ठीक है? एनआईएफएससी भेज दिया 11156, कुछ ऐसा। ये अकाउंट की डिटेल, किसके अकाउंट की डिटेल? एम्प्लॉय के अकाउंट की डिटेल ये है। तो अकाउंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमने एम्प्लॉय के अकाउंट की डिटेल रख ली। अब बनाएँगे एम्प्लॉय का अकाउंट, न्यू एम्प्लॉय। तो अब हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएँगे, एंड इसमें ईआईडी पास करेंगे 11, ई नेम पास करेंगे मान लो राजू, कंस्ट्रक्टर से पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर देंगे मान लो XYZADD, ठीक है? सैलरी पास करेंगे मान लो 1000, एंड एसीसी की जगह ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, एसीसी, खत्म। तो क्या इस तरीके से हमने एम्प्लॉय के अंदर उसकी पूरी डिटेल विथ अकाउंट स्टोर कर दी? हाँ सर। तो यहाँ पे ये जो तरीका है ये ज़्यादा मॉड्यूलर है। अब ये जो अकाउंट है ये अब आपका रीयूजेबल बन गया, क्योंकि कल को अगर स्टूडेंट क्लास आप बनाते हो, कल को अगर आप स्टूडेंट क्लास बनाते हो और उसके पास मान लो एसआईडी है, स्टूडेंट नेम है, रोल है, और साथ में इसको भी अकाउंट की ज़रूरत होगी, तो यही बनाएगा प्राइवेट अकाउंट एसीसी। तो हम क्या करेंगे, हम एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना करके स्टूडेंट में फिर कंस्ट्रक्टर में ऐसे डाल देंगे। तो इस अकाउंट को ये भी यूज़ करेगा, इस अकाउंट को ये भी यूज़ करेगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, इसके लिए इसका अपना ऑब्जेक्ट 1 obj1, इसके लिए अपना ऑब्जेक्ट obj2। सबको बात समझ में आई?
सॉल्यूशन समझ में आया? जी जो सर। हम लोग पहले Yes, कर sir. रहे थे, पहले से तो ये ज़्यादा अच्छा है ना? यस सर। जिन्होंने आज ही सेशन जॉइन किया उनको समझ में आ रहा है कुछ? क्या नाम है आपका? चले गए हैं क्या? कोई आज कोई क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, मुझे चेक करना पड़ेगा। चलो खैर। क्या नाम है सर? हाँ? क्या? विकी विकी। हाँ, विकी। विकी, एम आई ऑडिबल? हेलो विकी, एम आई ऑडिबल? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको समझना है, ठीक है? तो मॉड्युलैरिटी अचीव किया जाता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से। एंड अब मॉड्युलैरिटी अचीव करने के बाद हमने एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ क्या किया? एसोसिएट किया। क्या एम्प्लॉय अकाउंट में रिलेशनशिप नहीं हुई यहाँ पे एक? बताइए। यस सर। हुई ना? हुआ सर। अब थोड़ा-सा आगे की चीज़ समझो अब, थोड़ा-सा और आगे की चीज़ समझो। अभी तो मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों एक अगर मेरे को मतलब अगर एक एम्प्लॉयी के अंदर कोई ऐसा डेटा है जो दूसरे के अंदर भी हो सकता है, जैसे एम्प्लॉयी के अंदर एक ऐसा डेटा था अकाउंट का डेटा जो दूसरे में भी हो सकता है, तो उसको हम अलग से बना लेंगे। इससे रीयूजेबिलिटी आएगी, मॉड्युलैरिटी आएगी। अब मॉड्युलैरिटी जब आ गई तो अब हम 2 क्लासेस को आपस में मिला सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं एसोसिएशन एंड उसी को हम बोलते हैं कंपोज़िशन। बस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा हल्का-सा फ़र्क है एसोसिएशन और कंपोज़िशन में, समझ लेना बात को। अब आगे समझते हैं, देखो। मैं थोड़ा-सा एक क्लिप्स में भी आता हूँ, ठीक है? अब आपको समझाता हूँ कि इसको मैं एसोसिएशन क्यों बोल रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एक कोई प्रोजेक्ट उठा लेता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है? मैंने F2 को एंड लॉन्च चाहिए हमें, तो हटा लेते हैं और क्या-क्या चाहिए रहेगा? एक एम्प्लॉयी चाहिए ना, चलो नैनो को ही एम्प्लॉयी बना देते हैं। राइट क्लिक करके रिफैक्टर, इसको हमने बना दिया एम्प्लॉयी, ठीक? एम्प्लॉयी, ये हो गया। एंड एम्प्लॉयी में हमने क्या कर दिया भाई? प्राइवेट इंट ईआईडी, प्राइवेट डेटा आप कुछ भी ले लो, डेटा से कोई मतलब नहीं है। एज, ठीक है? 2 ही ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं डेटा ले रहे हैं, ठीक है? कम ही ले रहे हैं। और तीसरा इसके साथ-साथ भाई एम्प्लॉयी को अकाउंट की ज़रूरत थी, तो अकाउंट की डिटेल यहाँ बनाने के बजाय हमने क्या किया? अकाउंट नाम की क्लास ही बना दी, प्राइवेट अकाउंट, अकाउंट। अब ये क्लास अभी एग्ज़िस्ट करती नहीं है, तो ये क्लास हम बना लेते हैं, ठीक है? ये क्रिएट क्लास कर लो खट से यहीं से, सेम पैकेज में एंड अकाउंट नाम की क्लास बन गई, ठीक है? तो ये हमारे पास एक लॉन्च, एक एम्प्लॉयी, एक अकाउंट, 3 क्लास हो गई। लॉन्च को ज़रा एक काम करते हैं, खाली करते हैं, ठीक है? ये हो गया, इसको मिनिमाइज़ करते हैं एंड एम्प्लॉयी को लाते हैं बगल में, ये आपके एम्प्लॉयी है एंड ये आपकी अकाउंट है। सारी क्लासेस आप देख लें भाई, बगल-बगल ही हमने कर दी है, ठीक है? अब समझो बात। फ़ॉन्ट विज़िबल है इतना, चलेगा? हाँ सर। अब यहाँ पे भाई 3 है, इंट आईडी है, एज है, इसके अलावा और भी डिटेल होनी थी अकाउंट की, जो कि हमने क्या किया? अकाउंट क्लास में रख दिया और क्लास टाइप का यहाँ पे क्या कर लिया? एक फ़ील्ड बना लिया। हमने बताया था कि क्लास इज़ ऑल्सो अ डेटा टाइप, तो एक क्लास के टाइप की फ़ील्ड बनाई जा सकती है और उस क्लास में, अकाउंट क्लास में हमने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन रख दी। प्राइवेट इंट अकाउंट नंबर, प्राइवेट इंट आईएफएससी, वैसे इतना ही ले लेते हैं, ठीक है? आईएफएससी, सिंपल। स्ट्रिंग विस्ट्रिंग पढ़े नहीं है, वरना और भी ले सकते थे डेटा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए कंस्ट्रक्टर बना दो, ठीक है? एंड जनरेट गेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ये हो गया, ठीक है? इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया आपने। काम करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है? इसका कंस्ट्रक्टर आपने बना लिया, सिंपल। एंड इन वैल्यूज़ को प्रिंट कैसे किया जाए? वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हम फिलहाल के लिए बना लेते हैं गेटर्स, ठीक है? ऑल्ट शिफ्ट एस, जनरेट गेटर सेट,
ठीक है, ये हमने बना लिया, डन है, परफेक्ट। एंड यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे नीचे अब अकाउंट की डिटेल को भाई कैसे स्टोर किया जाएगा, तो इसको भी हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनकी डिटेल्स को इनिशियलाइज कर लेंगे वाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन ओनली। एंड अगर इसके डेटा को प्रिंट करना है तो इसका गेटर चला लेंगे, गेटर सेटर दोनों बना लेते हैं। ये हो गया, देखो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, हमारी जो अकाउंट है वो रीयूजेबल है। अब देखो मेरे को एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है जिसमें अकाउंट की डिटेल भी होगी, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले अकाउंट की डिटेल रेडी करें या पहले एम्प्लॉय रेडी करें? कौन किस पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय अकाउंट पे डिपेंडेंट है या अकाउंट एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है? सर एम्प्लॉय अकाउंट पे डिपेंडेंट है, पहले अकाउंट बनाएगा। हाँ, एम्प्लॉय के अंदर अकाउंट है तो एम्प्लॉय को अकाउंट की जरूरत है, अकाउंट तो भाई फ्री है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एक टर्म ध्यान देना जो आगे स्प्रिंग वगैरह में भी हम यूज करेंगे। एक टर्म ध्यान देना कि हमारे इस प्रोग्राम में जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जो है वो 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 डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन अकाउंट, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय के अंदर अकाउंट का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा एम्प्लॉय पूरी तरह से रेडी नहीं होगा। भाई इसमें प्रिमिटिव वैल्यू डालोगे, इसमें प्रिमिटिव डालोगे, लेकिन ये तो नॉन प्रिमिटिव है ना। अकाउंट में क्या आ सकता है, अकाउंट का ऑब्जेक्ट ही आएगा ना, या इसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आएगा। अकाउंट में अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट या उसके चाइल्ड ही का ऑब्जेक्ट आ सकता है ना। अकाउंट की कोई चाइल्ड है नहीं तो मतलब अकाउंट में अकाउंट का ही ऑब्जेक्ट आएगा ना। हाँ सर। इसका मतलब कि भाई इस आपके एम्प्लॉय को फुली वर्क करने के लिए इन तीनों फील्ड का इनिशियलाइज होना जरूरी है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय को फुली वर्क करने के लिए अकाउंट के ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मींस एम्प्लॉय अकाउंट पे डिपेंडेंट है। तो आप ये बोल सकते हो बिल्कुल कि एम्प्लॉय डिपेंडेंट ऑन अकाउंट, और आप ऐसे ही बोल सकते हो कि फॉर एम्प्लॉय अकाउंट ऑब्जेक्ट या अकाउंट इज अ डिपेंडेंसी। स्प्रिंग पढ़ोगे ना, वहां एक बड़ा हॉट टॉपिक इंटरव्यू में पूछता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। लोगों को लगता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्प्रिंग का टॉपिक है, अरे भाई तो कोर जावा का टॉपिक निकला। भाई एम्प्लॉय के लिए अकाउंट डिपेंडेंसी है कि नहीं है? हाँ सर, डिपेंडेंसी डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंसी हुआ। इसका मतलब कि एम्प्लॉय का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में हमें डालना पड़ेगा किसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में, अकाउंट का ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट में दूसरी वैल्यू या दूसरा ऑब्जेक्ट डालने का कितना तरीका होता है? 2 तरीके से। कौन सा? कंस्ट्रक्टर के थ्रू डाल सकते हो या सेटर के थ्रू डाल सकते हो? भाई अब देखो कैसे मैं डालता हूं। मैंने सबसे पहले बनाया अकाउंट का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का अकाउंट है मान लो कुछ, हमने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू अकाउंट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर दिया, अकाउंट नंबर 110011, IFSC कर देता हूं मैं 1111, ठीक है। ये एम्प्लॉय का अकाउंट बन गया। अब एम्प्लॉय का अकाउंट तो रेडी है, लेकिन इस अकाउंट को हम एम्प्लॉय में डालें कैसे, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में? कंस्ट्रक्टर के थ्रू डाल सकते हैं। हाँ सर, कंस्ट्रक्टर। तो न्यू एम्प्लॉय आईडी ले लो, मान लो ले लिया हमने 12। दूसरा क्या है भाई, एज है, तो एज ले लो भाई 18, और यहाँ पे हमने अकाउंट ऑब्जेक्ट डाल दिया, खत्म। यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय के अंदर अकाउंट डाला, किसकी मदद से? कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो एम्प्लॉय के लिए अकाउंट एक डिपेंडेंसी था, और डिपेंडेंसी को हमने क्या किया, इंजेक्ट किया, किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर। तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन।
स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जो ऑटोमेटिकली होता है। अगर यही अकाउंट ऑब्जेक्ट में, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में सेटर के थ्रू डालता तो उसको बोलते हैं सेटर इंजेक्शन। देखो मैं बहुत पहले ही आपको एक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। कोर जावा अच्छी रहेगी तो सब सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एम्प्लॉय में अकाउंट को कंस्ट्रक्टर के थ्रू डाला। अब ऐसा भी कर सकते थे आप, एम्प्लॉय में क्या करो, एक जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लो। देखो आप ऐसा भी कर सकते थे, आप जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लो, ये आपने बना लिया, ठीक है। अब आप ऐसा कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट जीरो पैरामीटराइज वे में भी बना सकते हो, एंड सारी वैल्यूज को किसके थ्रू सेट कर दिया जाए, सेटर के थ्रू। लो अकाउंट सेटर से डाल दिया, तो अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में अकाउंट ऑब्जेक्ट सेटर के थ्रू आया, इसी को सेटर इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? नहीं सर, सेटर के थ्रू फिर से बताया था सर। क्या फिर से बताएं? सेटर के थ्रू सर। सेटर के थ्रू आप सेटर चला लेंगे। जैसे ये आपका एम्प्लॉय है तो आप ऐसे कर सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट सेट अकाउंट, और उसका अकाउंट चला लेंगे, अकाउंट ऑब्जेक्ट डाल देंगे। ओके सर। तो ये था सेटर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मैंने बता दिया आपको। खैर बैक आते हैं एसोसिएशन पे। तो एसोसिएशन क्या है भाई? अब थोड़ा सा, अब ये यहाँ पे हमने क्या किया है भाई, यहाँ पे हमने एसोसिएशन किया है, अब वो उसको समझ लो, ठीक है। सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब एसोसिएशन भी आपको हम समझा ही देते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको, इस अकाउंट को नीचे ले आते हैं हम जरा, ध्यान से बिल्कुल समझना, आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन भाई एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू क्लास, ठीक है। एसोसिएशन क्या है? बहुत ज़्यादा यूज होता है एसोसिएशन, बहुत ज़्यादा। एसोसिएशन क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, नहीं, टू सेपरेट क्लास, रिलेशनशिप बिटवीन टू सेपरेट क्लास। एंड इस रिलेशनशिप को बोलते हैं हम लोग हैज अ रिलेशनशिप। हैज अ क्यों बोला गया? देखो हम क्या ये बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय इज अ अकाउंट? क्या ये सही है गलत है हमारे इस प्रोग्राम के हिसाब से? एम्प्लॉय इज अ अकाउंट, गलत है सर। एम्प्लॉय अकाउंट है या एम्प्लॉय के पास अकाउंट है? एम्प्लॉय के पास अकाउंट है सर। तो के पास के लिए भाई हैज एंड हैव लगता है ना, यस सर। बस सिंपल सा इंग्लिश है ना। तो इसीलिए जो रिलेशनशिप है हम उसको बोलेंगे कि एम्प्लॉय इज अ अकाउंट नहीं है भाई, एम्प्लॉय हैज अ अकाउंट। अभी ज़्यादा इसमें उस पर मत चल जाना आप, है ना, कि भाई ए एन और द पे मत चल जाना ठीक है। अकाउंट, यहाँ पे हैज अ रिलेशनशिप यूज किया गया, एम्प्लॉय हैज अ अकाउंट। ये टर्म क्लियर हुआ ना कि हैज अ क्यों आया, इज अ क्यों नहीं आया, और वहां इज अ क्यों आया, हैज अ क्यों नहीं आया? यस सर। ठीक है, ये तो सिंपल भाई। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है एंड ये करेक्ट है, ठीक है। ये हैज अ रिलेशनशिप। अब ये मतलब हैज अ रिलेशनशिप तो आप समझ गए। अब एसोसिएशन में एक्चुअली होता क्या है भाई, दो रिलेशनशिप होती है, ठीक है। हैज अ रिलेशनशिप होता है मतलब एक क्लास के अंदर हम दूसरे का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो हम कंपोजिशन में भी कर रहे होते हैं। बट एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन थोड़ा सा लेस टाइटली कपल्ड है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक क्लास जो, बहुत ध्यान समझना, एक क्लास जो है, एक क्लास जैसे एम्प्लॉय है, उसका जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जब हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या अकाउंट का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है? अकाउंट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है या हम क्रिएट करके नहीं पास सर, कर रहे हैं? हम क्रिएट करके पास कर रहे हैं सर, हाँ, ऑटोमेटिकली नहीं क्रिएट हो रहा है। तो ये
एसोसिएशन दो सेपरेट क्लास के बीच में एसोसिएशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो दूसरे का ऑब्जेक्ट हमें ऑटोमेटिकली नहीं बल्कि क्रिएट करके पास करना पड़ता है, मैन्युअली वी हैव टू पास। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई एक क्लास दूसरे क्लास से एसोसिएटेड है, लेकिन इतना स्ट्रांगली एसोसिएटेड नहीं है कि हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएं तो अकाउंट का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाए। ऐसा थोड़ी होगा। अगर मैं ऐसा करूं, अगर इस प्रोग्राम में मैं ऐसा करूं कि मैं अकाउंट का ऑब्जेक्ट ना बनाऊं, सिर्फ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊं, अब भाई अकाउंट मेरे पास है नहीं तो मैंने नल पास कर दिया, तो क्या एम्प्लॉय का अकाउंट बनाने से एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने से अकाउंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा? नहीं सर। नहीं। तो यहां पे एम्प्लॉय और अकाउंट में रिलेशनशिप तो है, एम्प्लॉय हैज अ अकाउंट, एम्प्लॉय और अकाउंट में हैज अ रिलेशनशिप तो है, पर इतनी स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है कि हम एक का ऑब्जेक्ट बनाए तो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली बन जाए, बल्कि यहां पे ऐसा है कि हम एक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दूसरा एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ेगा। तो जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के दौरान दूसरे डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं आइदर थ्रू कंस्ट्रक्टर या सेटर, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। समझ में आया अभी? हाँ सर। ना, इसमें हम बोलते हैं कि देयर इज नो ऑनरशिप। हम भाई अकाउंट का ऑब्जेक्ट भी इंडिपेंडेंटली क्रिएट किया जा सकता है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भी इंडिपेंडेंटली क्रिएट किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं भाई जब भाई एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो ऑनरशिप। एसोसिएशन में कोई ऑनरशिप नहीं होती है कि हम एक का बनाएंगे तो दूसरा इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, पहला ऑनर होगा, दूसरा उसका जो भी आप बोलो, ठीक है, कि उसके अंडर काम करने वाला होगा, कि ऑनरशिप एक के पास नहीं होती। हम यहाँ पे दोनों क्लास इंडिपेंडेंट होती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देयर इज नो ऑनरशिप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बोथ कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं इसी को कंपोजिशन में बदलता हूं। अब देखना कि एक के पास ऑनरशिप आ जाएगी। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन भी हैज अ रिलेशनशिप ही होता है, लेकिन कंपोजिशन को बोला जाता है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन ही होता है, एक क्लास दूसरे क्लास से एसोसिएटेड होती है, लेकिन इतनी स्ट्रांगली होती है कि किसी एक के पास ऑनरशिप आ जाती है। कैसे? जैसे अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहां पे सिर्फ 12 और 8 पास करूं, ठीक है, या मैं ऐसा करूं कि मैं 12, 8 और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ही मैं अकाउंट नंबर भी पास कर दूं। अकाउंट नंबर क्या था भाई अपना? कुछ भी रख दें, अकाउंट नंबर है क्या? हाँ, अकाउंट 1111 आईएफएससी, या 1212 कर लेते हैं 6 बार, एंड आईएफएससी 1111, ये हमने 4 भेज दिया। तो एम्प्लॉय के पास इन चारों को होल्ड करने का कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो आईडी का है, एज का है, और 2 और बना दें। कौन सा? एक अकाउंट नंबर का, ये हो गया, और एक किसका बना देंगे? आईएफएससी का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्या ये चारों वैल्यू इसके कंस्ट्रक्टर में आ जाएगी? हाँ सर, आ जाएगी, तो उसको सेट करना पड़ेगा। हाँ, सेट करते हैं। तो यहां से दिस से तो 2 वैल्यू इसमें सेट हो गई। अब इस अकाउंट में क्या आएगा? दिस डॉट अकाउंट इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, एंड यहां से अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी इधर से डाल दो। तो अब बताओ कि जब मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया तो अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना? हाँ सर, बना सर। बन गया ना। तो यहाँ पे अब दोनों क्लास इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकती भाई। एम्प्लॉय जब भी बनेगा अकाउंट को घसीटेगा, हे भाई तू वहां पहले इधर। यहाँ पे किसके पास ऑनरशिप हुई? कौन किसको खींच रहा है? हाँ, एम्प्लॉय के पास ownership। तो इसी को बोलते हैं, ये भी एसोसिएशन ही हो रहा है एक्चुअली, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है, इसलिए इसकी टर्मिनोलॉजी अलग बनाई गई है। एसोसिएशन मतलब एसोसिएटेड होना, या ठीक है, एम्प्लॉय हमारे अकाउंट से एसोसिएटेड है, बट इतना स्ट्रांगली है कि एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं
तो दूसरा अपने आप बन जा रहा है। बोथ इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। एम्प्लॉय को जब बनाएंगे तो वो अकाउंट को खींचेगा ही खींचेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें एक के पास ऑनरशिप होती है एंड इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, जिसको बोला जाता है कंपोजिशन। जी, कोई डाउट है? सर ये तो टाइट कपलिंग हो जाएगी ना बिल्कुल टाइट कपलिंग हो जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा करना पड़ता है हमें। देखो, हर जगह लूज कपलिंग करना मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह आप लूज कपलिंग करके ही काम चलाओगे। कहीं कहीं ऐसा होता है कि टाइट कपलिंग करना जरूरी हो जाता है। आप चाहते हैं कि भाई हम एक हाँ सर, क्लास ठीक का है। ऑब्जेक्ट बनाएं तो दूसरा ऑटोमेटिकली बने, तो भाई उसमें हम टाइट कपलिंग कर दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। बिल्कुल ये टाइट कपलिंग है। ये चीज़ें हर जगह नहीं हम यूज़ करेंगे। जहाँ हमें स्पेसिफिक लगेगा ना कि नहीं यार, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ तो ये वाला ऑब्जेक्ट तो आना ही आना चाहिए। जैसे लेयर्ड आर्किटेक्चर में हम करते हैं। भाई हम कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें सर्विस जाना ही जाना है। तो इन चीज़ों का मैं यूज़ करूँगा भाई। ऐसा ही थोड़ी है कि बस पढ़ के हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि कोर जावा तक ये चीज़ें सीमित रहेंगी। एडवांस में पूरी ये यूज़ होने वाली हैं। हम एसोसिएशन हमेशा करते रहते हैं। हाइबरनेट में तो पूरा आज हाइबरनेट का जो क्लास चलने वाला है उसमें पूरा एसोसिएशन ही होने वाला है। आज उन लोग से पूछेंगे हम एसोसिएशन, वैसे आप लोग से ही पूछेंगे। तो आगे एसोसिएशन भी आता है, कंपोजिशन भी आता है, पूरा ऊप्स आता है। कोर के हर एक टॉपिक आते हैं। तो ये था हम लोग का एसोसिएशन एंड कंपोजिशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इज अ रिलेशनशिप भी क्लियर, इनहेरिटेंस हो गया। हैज अ रिलेशनशिप, एसोसिएशन एंड कंपोजिशन दोनों को हैज अ रिलेशनशिप बोलते हैं। एसोसिएशन एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दूसरा एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है, किसी के पास ऑनरशिप नहीं होती। इसी के स्ट्रॉन्ग फॉर्म को हम कंपोजिशन बोलते हैं, जिसके पास एक के पास ऑनरशिप आ जाती है। एक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दूसरे का ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये हमारा कंपोजिशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे ऊप्स के बारे में और हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। 2-3 टॉपिक और बचा रह गया, तो बाकी हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।